तार साहब, जमीन आसमान का फर्क है। भारत की देखें, वो तो बड़ी लंबी चौड़ी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है। गेम तो भारत ऑलरेडी ले चुका है, लेकिन अब हम इस लेवल पे आ गए हैं कि अमेरिकी सदर फोन भी नहीं करता, खत लिखता है। तुम यूएसए वाले कौन होते हो? तुम जर्मन वाले कौन होते हो? अक़वाम मुत्तहिदा कौन होती? देखिए सर, बात सुनिएगा मेरी। इसे कहते हैं गैरतमंद वजीर आजम। सबसे ज्यादा मस्जिदें तोड़ी गई हैं, शहीद की गई हैं चाइना में। मुसलमानों के सबसे बड़ा जुल्म जो हुआ है वो चाइना के बीच में हुआ है। जैसे हमारे पाकिस्तान में हम मोदी को नहीं करते क्योंकि उन्होंने उनकी पावर स्ट्रॉन्ग की है, और बस इस तरह। हम क्यों नहीं पसंद करते? वो तो अपनी कंट्री के लिए बहुत अच्छा काम करे और नेबरिंग कंट्रीज के साथ बनती भी बहुत है उनकी, सिवाय हमारे। हमारी तो वैसे भी इंडिया के साथ नहीं बनती है ना, तो इसी वजह से कि मोदी ने अपनी कंट्री पे बहुत फोकस किया है, और हम एज अ यूँ भी समझ सकते हैं कि एज अ जेलिसी। जर्मन ने वो केजरीवाल के ऊपर जो बात की, स्टेटमेंट दिया, तो शट अप कॉल मिली। यूएसए ने बात की तो शट अप कॉल मिली। अक़वाम मुत्तहिदा ने बात की तो शट अप कॉल मिली। शट अप कॉल किस चीज को लेके मिली कि देखिए ये हमारे इंटरनल मामलात हैं, ये हमारे मुल्क के मामलात हैं, तुम कौन होते हो बोलने वाले? तार साहब, जमीन आसमान का फर्क है। भारत की देखें, वो तो बड़ी लंबी चौड़ी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है। गेम तो भारत ऑलरेडी ले चुका है, लेकिन अब हम इस लेवल पे आ गए हैं कि अमेरिकी सदर फोन भी नहीं करता, खत लिखता है। लेटर किसने लिख दिया होगा, वो भी हो सकता है कोई इंडियन नजाद ही हो, क्योंकि इस वक्त उनके स्पीच राइटर और सारा जो कुछ बात। और दूसरा, भारत इस वक्त जो मैं चीजें देख रहा हूं, वो जो रीजनल ऑटोनॉमी का बार बार वो कहते हैं कि हमने अपना इस रीजन के अंदर अपना किरदार अलग रखना है, वो भी अपने मसल फ्लेक्स कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात जो है वो, मैं आई वाज वेरी सरप्राइज कि मोदी साहब आज बैठे हुए थे बिल गेट के साथ, और उन्होंने इलेक्शन कैंपेन के तवासत के साथ ही उन्होंने बड़ी बड़ी बातें की हैं। मैं हैरान था, चैट जीपीटी की बातें मोदी साहब ने की हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बातें की हैं, और फिर उन्होंने बताया है कि किस तरीके से नया जो डिजिटल इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, दैट वाज अमेजिंग, इज वर्थ। मैं चाहूंगा कि मेरे लोग पाकिस्तान की उस चीज को देखें कि आपके बच्चे उर्दू में ट्वीट कर रहे हैं और वहां उनकी सारी की सारी नजरें डिजिटल इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन पे और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे वो मोनोपोली चाहते हैं आगे फ्यूचर में। दिस इज व्हाट द इंडियाज एम्बिशंस, टू हैव अ मोनोपोली ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फील्ड। और फिर बिल गेट ने उसके बारे में क्या क्या कहा है, मोदी साहब ने क्या क्या कहा है, इट्स वर्थ लिसनिंग। तार साहब, वो चीनी बड़े नाराज हैं। वो उनकी एक टीम आई हुई है पाकिस्तान, वो कहते हैं हमें आप पे ट्रस्ट ही नहीं है। इधर नरेंद्र मोदी साहब बिल गेट से मिल रहे हैं, नेक्स्ट लेवल की। वो आज मैं एक बड़े बिजनेसमैन है उनसे मिल रहा था, उसने कहा यार क्या होता, हमारे इंडिया से अच्छे ताल्लुकात होते, कारोबार होते, चीज़ें नॉर्मलाइज होती। ये इधर हमारे बॉर्डर के साथ ही मुकेश अंबानी साहब ने अपने बेटे की शादी की, तो ਜਦੋਂ बिल गेट ਦਾ जहाज थले उतरिया सी तो पाकिस्तान की सरहद जी थले हो गया सी। तो मतलब वो उधर चला गया, हमारे पास नहीं आया। अब हमारे पास बिजनेसमैन कोई नहीं आता, दहशतगर्दी बहुत ज्यादा हाई हो गई है। चीनी नाराज है तार साहब। लेकिन ठीक है, अब चूंकि उन्होंने डिप्लोमेटिक आंसर दिया था तो इंडिया को फिर कोई और ऑप्शन बचा नहीं, तो उनकी जो जूनियर काउंसलेट थी उनको बुलाया गया। कोई महिला थी, मैं उनका नाम भूल रहा हूँ, उनको बुलाया गया और 40 मिनट तक ग्रिल किया गया अमेरिकन काउंसलेट या एम्बेसी के मेंबर को। दिस इज नॉट अ स्मॉल थिंग, 40 मिनट्स ऑफ ग्रिलिंग। एग्जैक्टली। सो शी वाज गिवन अ हैंडफुल, अ माउथफुल आई वुड से। बट अगर आप देखिए और क्या हो रहा है, अमेरिका का दूसरा सबसे पावरफुल आदमी या दुनिया का पावरफुल आदमी इन टर्म्स ऑफ टेक्नोलॉजी, बिल गेट्स। बिल गेट्स ने 40 मिनट का एक इंटरव्यू किया है। 40 मिनट का। मैं सोचिए, उस आदमी के पास फुर्सत नहीं होती। बिल गेट्स मसरूफ आदमी है दुनिया का। एग्जैक्टली। अरे बड़े बड़े जो हेड ऑफ द स्टेट है वो नहीं मिल पाते बिल गेट्स, नहीं मिल पाते। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। सो बिल गेट्स ने मोदी जी को, और देखिए इलेक्शन के टाइम पे बिल गेट्स साहब का देखिए, बेसिकली आप जो लोग अमेरिका को गाली दे रहे हैं वो अमेरिका की ये भी बात देखिए, बेसिकली बिल गेट्स साहब जो है वो प्रचार कर रहे हैं मोदी जी के लिए। भाई पहले देखिए सिंबॉलिक उन्होंने क्या किया कि एक चाय वाले को बुलाया, उससे कहा चाय पिलाओ, ठीक है। तो ये क्या मैसेज आ रहा है भाई, मोदी जी और चाय वाला। ये बिल गेट्स जो विंडोज को इतना बड़ा, मतलब दुनिया का बिना विंडोज के दुनिया काम नहीं कर सकती यार, चल ही नहीं सकता, कुछ चल ही नहीं सकता। तो वो आदमी पहले वहां पे उनको इंडोर्समेंट दी। अब ये इंडोर्समेंट कम थी कि 40 मिनट का इलेक्शन के समय जब कोड ऑफ कंडक्ट लगा हुआ इंटरव्यू वो ले रहे।
ये तो यही काम किया था अक्षय कुमार ने पिछले वाले में। अक्षय कुमार ने उनका नॉन पॉलिटिकल इंटरव्यू लिया था, तो वो बड़ा ट्रोल हुआ था हाँ अक्षय कुमार कि एग्जैक्टली ये भी नॉन पॉलिटिकल कि मोदी जी आप आम कैसे चूसते हैं या आम खाते हैं कि नहीं खाते हैं ये क्वेश्चन पूछे गए थे। सो बॉटम लाइन ये है कि डेमोक्रेसी है, एक सिस्टम है, उसमें ऐसे क्वेश्चंस पूछ दिए जाते हैं, उनको उनको जवाब देना मजबूरी हो जाता है। अब आज यूनाइटेड नेशन के भी किसी ऑफिशियल के जाके किसी ने क्वेश्चन पूछा तो उन्होंने भी उसका रिस्पॉन्स दे दिया। पॉइंट मैं ये कह रहा हूँ कि स्ट्रक्चरल चेंजेस करने पड़ेंगे, आपको अमेरिका से बात करना पड़ेगा, जो जयशंकर साहब ने कहा था। और जयशंकर साहब इसलिए कह पाते हैं क्योंकि उनको अपनी मिट्टी से प्यार है, वो ये जानते हैं कि मुझे मेरी अकाउंटेबिलिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी भारत के लोग हैं, मेरी अकाउंटेबिलिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी ये नहीं कि अमेरिका मेरे बारे में क्या सोच रहा है, ये कह रहा है कि जयशंकर तो बड़ा अलियल है, ये तो ऐसे मुंहफट है, बुरा लग जाएगा, ये सोचना मेरा काम नहीं। भाई अगर हमारे यहाँ मैं 100 रुपए का पेट्रोल डलवाऊंगा फखर भाई, उसकी जगह अगर 100 रुपए का पेट्रोल 500 का हो जाएगा, मेरी तो कमर टूट जाएगी फाइनेंशियल। भाई मैं तो मिडिल क्लास का आदमी हूँ। तो पॉइंट ये है कि एनर्जी सिक्योरिटी, आप अगर आज अमेरिका के दबाव में आ गए तो एनर्जी सिक्योरिटी आप इतने लोगों को अगर नहीं देंगे तो एनर्जी सिक्योरिटी ना होने का मतलब है आपके मिले बंद, आपका इकोनॉमिक ग्रोथ बंद, आपके आपके जो ये ट्रक हैं वो बंद, सामान की आवाजाही मुश्किल हो जाएगी, बिल्कुल लोगों सही के कह घर में खाने का जो लॉजिस्टिक के थ्रू ये सब पहुंचता है वो सब प्रॉब्लम हो जाएगा, या इतना महंगा हो जाएगा कि लोग किराने की दुकान से सामान ला के अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। जो पॉइंट ये है कि आपको एनर्जी सिक्योरिटी, पॉपुलेशन कंट्रोल, और सबसे बड़ी बात है कि सिक्योरिटी, क्योंकि सिक्योरिटी नहीं होगी तो आप जैसे कई लोग कहते हैं आप हम ट्रेड कर लें इंडिया से, ट्रेड इज नॉट अ प्रॉब्लम फॉर पाकिस्तान। पाकिस्तान की प्रॉब्लम है कि उसके पास इन्वेस्टमेंट नहीं आ रहे। मैंने आपके स्कॉलर्स को टीवी पे बैठ के ये बताते सुना है कि एफडीआई से कुछ नहीं होता, बेकार चीज है एफडीआई, ऐसे नहीं है। यू नीड न्यू वेज टू क्रिएट जॉब्स। अपने लोगों को जॉब आप नहीं देंगे, इकोनॉमी नहीं चलेगी, तो कहां से आप अब इतने लोगों का पेट भरेंगे। 1947 में भारत से अलग होकर पाकिस्तान बना और दोनों देशों की अपनी जर्नी स्टार्ट हुई। स्टार्टिंग में जो दुनिया की बड़ी ताकतें थी उनका ऐसा मानना था कि जो पाकिस्तान है इस्लामिक कंट्री है वो सफल होगा, जबकि भारत के सफल होने के चांसेस बहुत ही कम है। और इसका रीज़न ये था क्योंकि पाकिस्तान एक इस्लामिक कंट्री था और भारत एक मल्टीकल्चरल सोसाइटी थी। और दुनिया को ऐसा लगता था क्योंकि भारत के अंदर इतने डिफरेंट कल्चर, रिलीजन्स हैं, इसलिए भारत के लॉन्ग रन में अच्छा करने के उतने चांसेस नहीं है जितने पाकिस्तान के हैं। लेकिन 1947 के 75 साल बाद से अब देखा जा रहा है कि बड़े बड़े पॉलिटिकल पंडितों की जो प्रेडिक्शन थी वो गलत साबित हुई। आज पाकिस्तान बहुत ही बुरे और फटीचर हालात में है, जबकि भारत लीड कर रहा है ग्रोथ के मामले में पूरी दुनिया को, और ये ट्रेंड आगे भी सेम रहने वाला है। और उसका बहुत बड़ा रीज़न है पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, जो कि पाकिस्तान के अंदर नहीं है। पाकिस्तान आज भी एक फ्यूडल सोसाइटी है और बहुत ही ज़्यादा रेडिकल सोसाइटी है। इसी पर पाकिस्तानी मीडिया कहती है कि एक तरफ जहां पर भारत किसी भी बड़े देश को, किसी भी बड़ी ताकत को अपने खिलाफ बोलने नहीं देता, फिर वो चाहे अमेरिका ही क्यों ना हो, दूसरी तरफ पाकिस्तान आईएमएफ के पैरों में पड़ा रहता है। और इतना बड़ा डिफरेंस देके पूरा पाकिस्तान मीडिया और पाकिस्तान के लोग काफ़ी शॉक्ड नज़र आते हैं।